नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात। समय समय पर हम आपकी प्रदेश ही नहीं शहर और तमाम विशेष शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं और इसी तारतम्य में इसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जी हाँ शेख अलीम जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। शेख अलीम वैसे अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सन 1992 से अगर बात की जाए तो सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं शेख अलीम। पहले छात्र राजनीति में NSUI से अध्यक्ष रहे, बाद में पार्षद बने, फिर अजमेर शाह दरगाह के चेयरपर्सन भी बने और इनकी यही सक्रियता, यही सरल मिजाजी, यही सादगी इन्हें आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष तक इनकी ताजपोशी कराने में कामयाब रही। काफ़ी सारे सवाल हैं, हिजाब की सियासत पर भी करेंगे चर्चा। शेख अलीम का कैसा रहा सियासी अब तक का करियर, क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश को लेकर के और क्या बुनियादी सोच रखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शेख अलीम, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे शेख अलीम जी से। सबसे पहले तो मैं रेड 9 टीवी का धन्यवाद देता हूं कि आप सबसे मुखातिब होने का मुझे मौका दिया। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष अभी 1 माह पूर्व बना। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक विभाग है, इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, इसमें हमारे जैन भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे ईसाई भाई भी हैं, हमारे पारसी भाई भी हैं। इसमें 6 वर्ग के लोग सभी आते हैं। उनका सभी का ध्यान रखना, प्रदेश में चल रही योजनाएं जो चल रही हैं उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई जुल्म, अत्याचार या कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है जो गलत है, उसको समय समय पर उठाना ये अल्पसंख्यक विभाग का सबसे मुख्य कार्य होगा। अध्यक्ष जी, पहले NSUI से अध्यक्ष होना, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति करना, उसके बाद पार्षद बनना, फिर अजमेर शाह दरगाह का चेयरपर्सन बनना, एक लंबा सफ़र आपका भी रहा, सक्रियता लगातार बनी रही, पदाधिकारियों में आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। सबसे अच्छी बात यह रही कि आप जिस आवाम को बिलोंग करते हैं, जहां से आप हैं, आज़ाद नगर की आवाज़ आप बने रहे, वहां बुनियादी सुख सुविधाएं मुहैया कराना, तमाम जिम्मेदारियों का आपने सही निर्वहन किया। तो ये इतना लंबा सफ़र कैसे देखते हैं? क्या हमेशा से चाहते थे कि राजनीति में ही आना है, सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना है, जनता की सेवा करना है? मैं महाविद्यालय में था जब शासकीय कला वाणिज्य विद्यालय में, तो मैं वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी था और नेशनल स्तर पर मैं वेट लिफ्टिंग में इंदौर का प्रतिनिधित्व करता था। वहाँ पर कॉलेज में हम विधायक अशोक शुक्ला जी हमारे जो थे, उनका पुत्र था वैभव शुक्ला, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। तो उनके पिताजी का काम मैं उनके साथ देखने लगा तो उसको साथ में रहते रहते धीरे धीरे राजनीति की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया और बाद में मुझे 92 में NSUI का अध्यक्ष बनाया गया। तो हम लगातार छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते थे और अच्छा तरीके से काम करते थे। जब 92 में निगम के चुनाव आए तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्षद का टिकट दिया और वो पार्षद का चुनाव मैंने ऐतिहासिक मतों से 7,500 वोटों से जीता था, जो मध्य प्रदेश में एक नगर निगम के चुनाव में रिकॉर्ड बना था और मुझे उसी रिकॉर्ड को देखते हुए जल समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सब जो सफ़र एक ईमानदारी से छात्र जीवन से ही अपने छात्रों के बीच काम करना, बाद में अपने क्षेत्र में अपने जनता के प्रति ईमानदार रहना, अपने दोस्तों मित्रों के प्रति ईमानदार रहना, मैं इसी चीज़ को, इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि जो मैंने हर रिश्तों को ईमानदारी से निभाया, उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा। कपड़ों पर सियासत, ये तो पहली मर्तबा ही हुआ है शेख अलीम जी देश में कि सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सियासत हो रही है, वो भी हिजाब को लेकर के। उन्हें तकलीफ है कि बच्चियां कॉलेज में, स्कूल में हिजाब पहन करके क्यों आती है, बुर्के में क्यों आती हैं। तो ये शिक्षा का मंदिर नहीं, अब सियासत का मंदिर हो चला है शिक्षण संस्थान। कैसे देखते हैं मैडम? ये जो सियासत स्कूल और कॉलेजों में घुसी है हिजाब के माध्यम से, इसका बड़ा ही गलत परिणाम आने वाले समय में सामने आएगा। हमारे देश के संविधान में हर व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी जाने पर अपनी ड्रेस पहनना, अपने को धर्म को निभाने का पूरा अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, जिन पर 55 आपराधिक प्रकरण है, फिर भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और वो जब भी विधानसभा में जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन होते हैं, वो अपनी भगवा ड्रेस में होते हैं। वो तो
365 दिन एक ही जैसे रहते हैं, भगवा ही पहन के तो रखते हैं। उसमें बिल्कुल किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज तक इस देश के या प्रदेश के या उनके खुद के स्वयं के विधायक, जो मुस्लिम विधायक भी हैं, जो उनके कट्टर विरोधी, मगर किसी ने कभी उनके ड्रेस कोड पे आज तक विरोध नहीं करा। देखिए ये तो वलीम जी, ये ना एक प्रकार का आचरण हो चुका है राजनीति का। ऐसा नहीं है, कुछ पुराने हमने वीडियोस देखे हैं जब लोकसभा में बिलक बिलक कर रोते हैं योगी आदित्यनाथ और कहते हैं कि मेरे भगवाकरण को पर लोग आक्षेप लगाते हैं, व्यंग कसते हैं कि मैं भगवा क्यों पहनता हूँ, क्योंकि जब मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं भगवा पहनने का अधिकार रखता हूँ। तो ये तो खैर मुस्लिम समाज की कन्याओं का, बच्चियों का भी अधिकार है कि वो हिजाब पहन करके जाएं। तो आपकी ओर से या अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से या मुस्लिमों के जो नेता हैं वो क्यों नहीं आगे आए ये कहने के लिए कि बच्चियों को उनके अधिकारों से कैसे आप वंचित रख सकते हैं और हिजाब से तकलीफ क्या है? जहाँ तक योगी जी वाला भी प्रश्न की बात मैं और पूरी क्लियर कर दूं कि उनके गेरुआ वस्त्र धारण करने से हमारी कोई आपत्ति नहीं। ये सिर्फ मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी जो हिजाब पर आपत्ति ले रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। जहाँ तक आपने ये बोला कि हमारे नेता, हमारे मुस्लिम समाज के भी सभी नेता इसमें आपत्ति ले रहे हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है और बाकायदा फेवर किया है कि हिजाब पहनना से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हिजाब कोई भी महिला कौन सा वस्त्र पहनती है ये उसका अपना उसका अधिकार है। इस पर किसी को उंगली उठाना और या किसी की रोकटाक करना। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्दबाजी हो गई? उधर कर्नाटका में विवाद नहीं होता है, सियासत नहीं गरमराती, कि इधर हमारे जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार तुरंत बयान जारी कर देते हैं कि स्कूलों में नहीं चलेगा हिजाब, और अगले दिन देखा जाता है कि पीछे आ जाते हैं बयान से, कह देते हैं कि हमने ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कि हालांकि मीडिया तो यही बदनाम इसी चीज के लिए कि तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है, परंतु सत्य तो यही है कि कल तक हिजाब से तकलीफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को भी थी। वो बात अलग है कि आज अपने बयान से पीछे हट गए। कैसे देखते हैं? वर्तमान की जो प्रदेश की सरकार है, ये 15 वर्षों में लोगों को कुछ जो महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, उसमें पूरी तरह फ्लॉप रही और लोगों ने सत्ता को बदली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, मगर धोखे से लोकतंत्र में जो जमहूरियत की सरकार बनी थी उसको खरीद कर गिराया गया। ये सबके सामने कोई जनादेश की सरकार तो है नहीं। अब ये किसी भी तरह का कार्य तो कर नहीं पा रहे हैं। आज बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। इन्हें मालूम है कि सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान चल रहा मध्य प्रदेश में, हिंदू और मुसलमान कर दो और जनता को और सबको भ्रमित करके रखो। इसके अलावा मुख्य विषय से ध्यान बांटना है। आज कोरोना से लोग जिनकी मौत हुई है उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। शासकीय ऑफिसों में लोग भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इलाज की ये पूरी तरह से तीनों लहर में कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इन मुद्दों को भटकाने के लिए एकमात्र इनके पास विकल्प है, तत्काल ये हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे इन्होंने तत्काल, अच्छा छपने का भी बहुत शौक है इनको, मीडिया में आने का भी, कि इंदर सिंह परमार जी ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं मेरे से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बोल दें। हाँ, तो इन्होंने खुद ने घोषणा कर दी। फिर लगा बाद में कि हम अपनी जगह गलत हैं, तो आज इन्होंने अपना, जब कांग्रेस के भी हमने सब लोगों ने तैयारी करी कि हम ये निर्णय लागू नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे, तो इन्होंने बाकायदा निर्णय बदल दिया। ऐसा नहीं लगता जब चुनाव आते हैं तब अचानक से ये भगवा कलर और हरा कलर दिखने लगता है, अचानक से अल्लाह अकबर और जय श्री राम होने लगता है, चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए या उत्तर प्रदेश की जाए। कहीं ना कहीं जो है तमाम जो ये धार्मिक रंग है वो सियासी रंग नहीं नजर आते हैं आपको कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब राम याद आ जाते हैं? पूरी तरह से सियासी रंग है ये। इनके द्वारा जो भी ये इस टाइप के मूवमेंट्स उठाए जाते हैं, इनके संगठन के कार्यकर्ता, अभी आप देखिए भोपाल में कितनी गौ माताएं मरी हैं, उसके बावजूद, और वो भाजपा नेता का पूरा संरक्षण निकला उसमें, उस पर क्या कार्रवाई करी इन्होंने। जहाँ तक एक NSUI के अध्यक्ष ने प्रदर्शन करा तो उस पर रासुका लगा दी, और 500 गायों के मरने के इतने बड़े अपराधी को आज तक ये कोई दंड नहीं दे पाया। ये तो खैर वाकई में अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है कि जिस गाय को पूजा जाता है हिंदू धर्म में,
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जहां बार बार कार्रवाइयां करते हुए नजर आते हैं, गो हत्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जहां इतनी सारी गायें मध्य प्रदेश में मर जाती हैं, अकारण मर जाती हैं और कोई उस विषय पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से बात भी नहीं करना चाहता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से। ये तो वाकई में विडंबना। इनको तो साहब जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू धर्म याद आता है, वरना इनके बजरंग दल और आरएसएस के लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो यहाँ गौ माता की हत्याएं होती हैं। आज गोवा में सरकार है इनकी और वहाँ गौ मांस खुले रूप से बिक रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दोहरा चरित्र है? दोहरा चरित्र है इनका। कैसे देखते हैं अलीम जी कि जो मुस्लिम समुदाय है उसे कहीं ना कहीं हमेशा एक शक की निगाहें से देखा जाता है, चाहे वो टाट पट्टी बाखल का किस्सा हो, कोरोना के दौरान जो भी घटना उस दौरान हुई, कोरोना लगता था कि मुस्लिम ही लेकर के आए हैं देश में, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो मुस्लिम सब्जी बेचने आ रहा है उससे सब्जी नहीं लेनी है, जो फ्रूट बेच रहा है उससे फ्रूट्स नहीं लेने हैं। इस प्रकार का माहौल एक तैयार किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी ये सोच डेवलप होती है कि जो मुस्लिम है वो देश विरोधी है और हमें उनसे किनारा करके रखना चाहिए। इस खाई को कैसे दूर करेंगे? देश की बात तो हम आपसे कर नहीं सकते, पर इंदौर और मध्य प्रदेश की चर्चा तो हम आपसे कर ही सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम युवाओं के बीच में या दोनों धर्मों के बीच में जो खाई सी बन गई है कुछ समय से, उसे कैसे कम करेंगे अध्यक्ष जी? अब देश की आज़ादी में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दूसरे समाज के लोग नहीं थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद करा, तो सभी ने अपने, मगर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी थे तो मुस्लिम समाज के थे। ये ऑन द रिकॉर्ड है। उसके बाद लगातार इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस देश में इतिहास बदला जा रहा है। जो मुस्लिम क्रांतिकारियों का इतिहास है उसको छुपाया जा रहा है। और अगर गलतियां सबसे होती है मैडम, ऐसा नहीं कि हिंदू से नहीं होती, मुस्लिम से नहीं होती, सिख से नहीं होती, ईसाई से नहीं होती। अगर कोई मुसलमान छोटी सी भी गलती कर देता तो उसको बहुत बड़ा रूप बना के दे देते हैं। अभी मैं आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल दूंगा कि उनका बेटा नशे में पकड़ाया, तो नशे की बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, मगर उस कार्रवाई को कितना लंबा खींचा गया था। अब उसके बाद वो अभी लता मंगेशकर जी की अंत्येष्टि में गए, जिसको अपनी माँ समान मानते थे, उनने उसके चरण भी छुए। और मुस्लिम समाज के लोग दुआ पढ़ने के बाद फूकते हैं, तो उस फूक को थूक में बदल दिया। यानी कहाँ ले जा रहे हो आप? हैं इस देश में, यानी कल को आने में जाने में लोग एक दूसरे के वहाँ कतराने लग जाएंगे। आपने चूंकि देश की आज़ादी का किस्सा आपने छेड़ दिया, तो जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था देश का प्रधानमंत्री बनाने की जगह देश के टुकड़े कर डाले, वो करने वाली आपकी स्वयं की पार्टी कांग्रेस ही थी। तो अगर मुसलमानों के अधिकारों को किसी ने नहीं समझा हो और मुसलमानों के जो उनके अंदर जो कैलिबर हो अगर उसको नहीं समझा है, तो वो तो कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं समझा है। कांग्रेस पार्टी ने तो मैडम अगर समझा होता तो देश का विभाजन नहीं होता, अलग से पाकिस्तान नहीं बनाया होता, पाकिस्तान में जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता। कैसे तो मैडम दोनों चीजें एक समय पर कैसे हो सकती हैं? देश को तो जाते समय अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो अली नीति के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे थे तो वो बहुत बड़ा एक गलत काम यहाँ करके चले गए, जिसको हम लोग आज तक भुगत रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता में आने के बाद देश में मुसलमानों को राष्ट्रपति भी बनाया, देश में शिक्षा मंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी मैडम। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की हितैषी है। आप ही की पार्टी की नेत्री हैं, नूरी खान नाम है उनका। उन्होंने तो पत्र जारी कर दिया था कि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया, मेरी जगह पर अर्चना जायसवाल को अध्यक्ष बना दिया गया। और इसमें खैर कोई संकोच भी नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है कि नूरी खान वाकई में अपने आप में एक अच्छी शख्सियत हैं, अच्छी मेहनत करती हैं, दमदार लेडी हैं, दमदार महिला हैं, अलग अलग विषयों पर कांग्रेस पार्टी का मोर्चा बुलंद करती हैं। उनकी नज़रअंदाज जिस तरीके से पार्टी ने किया कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने जो 2-4-5 घंटे का ही भले से मान मुनव्वर रहा, परंतु उन्होंने तो जो उनकी शिकायतें थी वो बकायदा साझा की। कभी कभी आज मैडम क्या होता है, नूरी खान जी है, बहुत अच्छी समझदार लीडर है, एक्टिव लीडर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बहुत अच्छी सियासत करती हैं। उनको मुसलमान होने के कारण कांग्रेस ने बैकफुट पे नहीं लाए। वो कभी कभी परिवार में अर्चना जायसवाल ज़्यादा कैपेबल नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छी नेता हैं।
और कभी कभी परिवार में ऐसा होता है एक चीज किसी को मिलती है तो दूसरे को नहीं मिलती फिर है। ये तो ढक देने नूरी वाला खान को विषय आगे है, आप मानेंगे ही नूरी नहीं इस खान बात के को कि सुनिए तो सही पूरी जी। बात। नूरी खान के पति को जो पिछली आसाम सरकार थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं मंत्री बनाया, मंत्री, हाँ, उनके पति राज्य मंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया। चीज रही कि आप लगातार पार्टी से विधायक का टिकट मांगते रहे विधानसभा 5 से, क्योंकि विधानसभा 5 में काफी हद तक अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हैं, और अल्पसंख्यक ही क्यों बोला जाए, आप उस विधानसभा में खासा सक्रिय भी हैं। हम बिल्कुल इस बात से को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शेख हलीम की अगर बात की जाए तो वे केवल मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं हैं। हमें वे समय समय पर अन्य 30 त्योहारों में हिंदू धर्मों के लोगों के साथ में घुलते मिलते, खाना खाते, उनके साथ मौज मस्ती करते नजर आए। उनके जितने मित्र मुस्लिम समुदाय में हैं उतने ही मित्र मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के भी हैं। आपके सभी के साथ याराना संबंध है, बावजूद उसके एक 3 बार से लगातार आप कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आपको दरकिनार करके देपालपुर से सत्यनारायण पटेल को 5 नंबर में भेज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि बस इन्हें जिताने की प्रक्रिया में जुट जाइए। 92 से मैं लगातार विधानसभा 5 में सक्रिय हूँ, और जो भी विधानसभा, लोकसभा या पार्षद के चुनाव लड़ते हैं उनके साथ काम करता हूँ। मैडम, मैं लगातार टिकट मांग रहा हूँ, ये बात सही है। अगर पार्टी ने मुझे कांग्रेस में विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो उसके बदले में अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें पार्टी ने, मुझे अजमेर दरगाह कमेटी का चेयरमैन बना के राज्य मंत्री दर्जा दिया, मेरी पत्नी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, मुझे अभी अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया, तो मैं पार्टी से पूरी तरह खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पार्टी मुझे टिकट, ऐसा तो नहीं कि अगली बार आप टिकट मांगते हो उसके पहले ही आपको एक संगठन का पद देके साइलेंट करवा दिया गया है कि आप अभी आप संगठन की पोस्ट पर हैं तो कृपया इंतजार करें। मुझे इसलिए बनाया कि मैं और मजबूत हूँ, पार्टी का काम करूँ, और मुझे इंशाल्लाह लगता है कि पार्टी मुझे मौका जरूर देगी। पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे जो कहीं ना कहीं अब दूर होते चले जा रहे हैं। आप उस किरदार के लिए बखूबी वो किरदार निभा सकते हैं, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई एजेंडा, ऐसी कोई योजना आपके जहन में है जिससे आप इस खाई को दूर कर सके? हम मैडम, अभी जैसे धार मनावर में घटना हुई थी मकान तोड़ने की, और पहले वो अपना जुलूस में विवाद हो गया था कुछ, हम वहाँ पहुँचे तो हम दोनों वर्गों से मिले, हिंदू से भी मिले, मुस्लिमों से भी मिले, उनसे भी बैठकर बात करी, और वहाँ पर लोगों में मोहब्बत का पैगाम लेकर गए, और उसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली कि हम गए और हमने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर बात करी, और आज आप देखिए धार मनावर में उसके बाद घटना नहीं हुई। तो हमारा ये रहेगा कि हम जहाँ पर भी जाएंगे, हम अल्पसंख्यक वर्ग के चेयरमैन हैं, मगर हम दूसरे वर्ग के लोगों से ही बात करेंगे, और इवन हमें अगर उस शहर की शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करना पड़ी तो हम उनसे भी बात करेंगे। हम उन्हें भी समझाएंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम छोड़ो, पहले हम शहर को सुख और शांति से रहने दें। चुनाव अपनी जगह आते जाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह, हम ऐसा नहीं हो कि हम हमारे देश को कमज़ोर कर दें आने वाले। तो हमारा पैगाम ये रहेगा कि मिशन मोहब्बत रहेगा कि हम लोगों में मोहब्बत फैलाएं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में उनको एक करें। ऐसा नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, चाहे तस्लीम चूड़ीवाले का मामला हो या फिर मॉब लिंचिंग का मामला हो या एंटी माफिया जो कार्रवाई चल रही थी उस दौरान भी जो कार्रवाइयाँ हुई उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के टारगेट किया जाता है धर्म विशेष के लोगों को हर जगह ही? बिल्कुल मैडम, अभी जो मुहिम चल रही है उसमें छोटी सी गलतियों में आप बड़ी सज़ा देते हैं, और मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर कहीं भी किसी मामले में अगर छोटा सा भी लिप्त होता है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। जबकि मुद्दे समाज जब भी चलेगा जब छोटे मुद्दे हों, तो अपने गांव की चौपाल पे और मोहल्ले में बैठकर पहले जैसे बड़े बुजुर्ग समझा के मामले ख़त्म कर देते थे, वो प्रथा ही समाप्त हो गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है कि हर जगह हम मामले को भड़काएंगे और बढ़ाएंगे, वहीं हम ये कोशिश करेंगे कि वही पुरानी चौपालें लगें, लोग बैठें, आपस में बात करें, और कोई भी मामला अगर किसी भी वर्ग की गलती हो जाए तो उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं आज़ादी के पहले से देखा जाए या बाद से भी भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का एक एजेंडा क्लियर है कि वो हिंदूवादी है, राम के नाम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, राम के साथ जीते हैं। मतलब एक भगवा चोला उन्होंने हमेशा से अपने शरीर पर धारण किया हुआ है, वो कोई नई बात उनके लिए नहीं है। तो वे तो सील लगी हुई है कि वो हिंदुओं के पक्षधर हैं या हिंदुओं के लिए या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा मुस्लिमों में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेना चाहती कि लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिमों का समर्थन करती है। तो पार्टी, आपकी पार्टी भी क्यों ये बैलेंस, ये संतुलन नहीं बना पाती है धर्म को लेकर के?
कांग्रेस पार्टी जो है मैडम, ये बहुत आज़ादी के समय से काम करने वाली पार्टी है और आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब ये पार्टी बनी थी तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सबको लिया गया था और सबको पदाधिकारी बनाया। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मुसलमान भी रहे और क्रिश्चियन भी रहे और सबसे पहले अध्यक्ष इसके पारसी थे। तो ये वो पार्टी है, इसमें हर वर्ग को लिया जाता है। ये कभी भी एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं हो सकती कि सिर्फ मुस्लिम की तरफ बोलेगी या हिंदू की तरफ बोलेगी। पर अब ये बताया जा रहा है कि हम हिंदूवादी भी हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी राम का नारा लगा लेते हैं, कभी शिव भक्त बन जाते हैं। मतलब अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू समर्थक भी हैं, हम केवल मस्जिदों में नहीं जाते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं, हम नए नए ब्राह्मण भी हो गए हैं। तो ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं तो बस इतना सा जानना चाह रही हूँ आपसे। मैं कल ही अजमेर से आया हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अजमेर दरगाह के लिए मुझे चादर दी थी। मैं उनकी चादर प्रदेश की अमन और खुशहाली के लिए अजमेर दरगाह पर चढ़ा कर आया हूँ। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहीं नहीं है कि मुसलमानों के रीति रिवाजों से कोई दिक्कत है या हिंदू के रीति। इस पार्टी में हर आदमी को अपना धर्म निभाने का पूरा अधिकार है। कमलनाथ जी हिंदू हैं, अगर वो पूजा करते हैं तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। हम मुसलमान हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, उससे किसी को हम हमारे धर्म के काम करेंगे। वो उनके क्रिश्चियन समाज का जो व्यक्ति हमारी पार्टी में, वो चर्च जाएगा, अपने काम करेगा। सिख समाज का जो व्यक्ति है वो गुरुद्वारे के काम करेगा। हमारी पार्टी में ऐसा कोई बंधन नहीं है। हर आदमी को अपनी पूजाएं करने का अधिकार है, धर्म के त्यौहार मनाने। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार नहीं है। हमारा तो सीधा सा ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राम के पक्ष में रही है, तो वो दिखता है हमेशा से। परंतु राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी जो नया नया पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी सोच रखते हैं, हम भी शिव भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, हमें भी अयोध्या मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, ये नया नया अवतार की नहीं, गांधी परिवार हो या ये शुरू से हिंदू धर्म की पूजाएं कर रहे हैं और पूरा धर्म निभा रहे हैं। मंदिर बनवाए इन्होंने, सब करा। ये तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को फैलाया जा रहा है कि ये अब कर रहे हैं। ये तो शुरुआत परंपरा, इनके तो पंडित लोग थे और इन्होंने खूब पूजा पाठ करी उसमें। फिर मंदिर मस्जिद में उलझेंगे तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। अलीम जी, कैसे देखते हैं, आज भी माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय में जो युवा हैं वो नशे की और अपराधों की तरफ ज़्यादा संलिप्त नज़र आते हैं, बजाय कि स्कूली शिक्षा में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए, डिग्रियां हासिल करते हुए, मेरिट में आते हुए। पहले कोई समय हुआ करता था जब IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर मुस्लिम समाज से काफ़ी सारे युवा निकलते थे, परंतु अब कहीं ना कहीं वो जो ग्राफ है वो घटते घटते मेरे ख्याल से 2 या 2.5% बचा है कि मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो शासकीय सेवाओं में सम्मिलित हों। ऐसा क्या कारण है? इसके लिए मैडम हमको, समाज के लोगों को भी और सरकारों को माइनॉरिटी की तरफ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें माइनॉरिटी को पढ़ाई से बहुत दूर बताया था। इस पर ये क्वेश्चन आपका सही है, इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और मुस्लिमों को पढ़ाई की तरफ और दीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह इसमें कहीं ना कहीं हमसे भी समाज में गलती हुई कि शिक्षा की ओर जितना ध्यान देना था वो हम दे नहीं पाए और आज उसके नतीजन हम ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार में बैठे लोग जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर जब भी ड्रग्स और ये इस टाइप की चीज़ों का व्यापार होता है तो उन पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं करते। उसी के कारण आज हम देख रहे हैं जब मुस्लिम वर्ग भी हो इसमें हिंदू, वही तो फिर बात हो जाती है अलीम जी की। फिर वहाँ कार्रवाई होगी तो फिर ये होगा कि महज नशा ही तो किया था, फिर उस पर बड़ी कार्रवाई हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि वो मुस्लिम था, इसलिए उस युवा के साथ बदतमीजी की गई, मारा गया, घसीटा गया, जुलूस निकाला गया। बात यह है कि हम युवाओं को जागरूक कैसे करें। विषय ये नहीं है कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। विषय तो यह है कि हम युवाओं जो पथभ्रमित हो चुके हैं, जो अपने मार्ग से भटके हुए हैं, जो फिल्मी दुनिया में सभी को कबीर सिंह बनना है, सिगरेट के छर्रे उड़ाना है, बुलेट की सवारी करनी है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि उस हवाबाजी वाली दुनिया में कुछ इस कदर घुल मिल गए हैं आज के युवा जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय। इसमें एक तो मैडम इसके लिए सरकार को भी और सभी को कोशिश करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ही परेशानी है और देश के लिए भी, शहर के लिए भी इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो इलाके वाइज वहाँ पर कैंप लगाया जाना चाहिए
और प्रशासन को और हमारे समाज के भी जो बुजुर्ग हैं, उलेमा हैं, इनको पूरा ध्यान दें। कैसे देखते हैं शेख हलीम जी, कांग्रेस का जो एक स्थायी मतदाता, पैतृक मतदाता बोला जा सकता था मुस्लिम समुदाय, वो अगर मध्य प्रदेश की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा दल है नहीं, परंतु अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को वोट देने की जगह अब वो तीसरे मोर्चे को वोट देने में ज़्यादा बोला जा सकता है रुझान रखता है, ज़्यादा दिलचस्पी रखता है कि तीसरे दल को चुना जाए, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा को बोला जाए कि जो कल तक जो कांग्रेस के मतदाता हुआ करते थे अब वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी इन दिनों मुस्लिमों की हितैषी बनी हुई है। अन्य किसी भी जगह पर अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय पार्टियाँ कांग्रेस के परफॉर्मेंस से कई गुना आगे। कांग्रेस के साथ लगातार माइनॉरिटी, विशेषतर मुस्लिम वर्ग 40 से 45 वर्षों तक एक तरफा रहा। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे कई राज्यों में मुस्लिम कांग्रेस से अलग होकर दूसरी पार्टी में चले गए, मगर जहां जहां आप देखिए मुस्लिम दूसरी पार्टियों में गया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके कारण मजबूत हुई। और ये कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का मिशन बड़ी उससे काम करता है कि मुस्लिमों को उन पर अत्याचार करके भटका कर उनको दूसरी पार्टियों से जोड़ा जाए। क्योंकि कभी भी कम्युनल स्टैंड होता है तो कांग्रेस के लिए तो हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, वो दोनों को बराबर साथ कर शांति की तरफ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को भड़का कर उसमें एक तरफा मदद कर कर इस टाइप की घटनाओं को बढ़ाती है, जिसके कारण कई जगह लोग नाराज हो जाते हैं और वो तीसरे मोर्चे में। तो आप मानते हैं कि नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही हो रहा है अन्य जगहों पर, आपका वोटर जो है वो फिसल रहा है? हमारा कुछ राज्यों में जो हमारा वोटर यूपी, बिहार, मगर अब आप देख रहे हैं यूपी में हमारा मुस्लिम वोटर तेजी से वापस कांग्रेस की तरफ आ। आपको लगता है कि यूपी के जो रिजल्ट रहेंगे उसमें यूपी में, पंजाब में, गोवा में मुसलमान तेजी से कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में चूंकि मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर और यही बोला जा सकता है कि जो वोटर है वो बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा भी लेते हैं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट रहेगा उसमें ये नजर आएगा कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है उसने वापस से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताना शुरू किया है? यूपी में शुरुआत कर दी है मुस्लिम समाज ने पुनः कांग्रेस की तरफ देखने, और बहुत तेजी से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार में। आप देखिए जहां पर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी जहां पर भी जा रहे हैं वहाँ 20-25 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग से। तो माइनॉरिटी एक बार फिर तेजी से कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। खैर, मुस्लिमों की हितैषी पार्टी कांग्रेस इंदौर की अगर 5 विधानसभा और ग्रामीण भी ले लें, एक भी मुस्लिम को टिकट देने में दिलचस्पी रखती नहीं है, बल्कि अगर जहां तक मैं आंकड़ों को देख पा रही हूं, मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख की आबादी जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं। और ये वो मुस्लिम मतदाता हैं जो बढ़ चढ़ के वोटिंग वाले दिन वोट देने जाने में दिलचस्पी रखते हैं, जल्दबाजी रखते हैं कि फटाफट जाएं और कैसे भी अपने मताधिकार का हम प्रयोग करें। ऐसे शहर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देना, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो बहुत कम, चुनिंदा, शायद उंगलियों पर भी ना हम गिन पाए, इतने कम लोगों को टिकट दिया जाता है। ऐसा फिर दोहरा व्यवहार क्यों? अभी जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दिए। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं देता। चुनाव जीते भी थे। हाँ, 2 आरिफ मसूद और आरिफ वकील जीते हैं। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य और टिकट महज 5 कम नहीं है? अनुपात के हिसाब से कम टिकट है, होते जा रहे हैं, मतलब सिलसिलेवार कम होते जा रहे हैं। कम उसका कारण है मैडम कि चुनाव में जो भी उम्मीदवार मैदान में जाए उसको जीतना भी जरूरी है। अभी हमारे प्रदेश का जो माहौल है उसमें ये चीज़ स्वीकारना चाहिए कि एक माहौल हिंदू मुस्लिम का बड़ा बना रखा है। हाँ, और वोटों का ध्रुवीकरण, जब भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो बड़ी ही तेजी से ध्रुवीकरण हो जाता है। इसके कारण पार्टी को जहाँ जहाँ उपयुक्त लगा तो उन्होंने 5 टिकट दिए थे, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा माहौल बने। क्या हमको लगता है कि शेख हलीम आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इंदौर की विधानसभा 5 से जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे? मैडम, अगर पार्टी मौका देगी तो मैं टिकट तो मांगूंगा और बिल्कुल कोशिश करूंगा। और नीम अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी, मैं पार्टी का वफादार साथी हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान इज्जत दिया, बड़े बड़े पद दिए, मैं पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। खैर, आपने एजेंडा की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा एजेंडा है कि जो राजनीति की समझ रखते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, वो ऐसा मानते हैं कि जो ओवैसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि अगर गुजरात देखा जाए, अन्य और भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां वोटों का ध्रुवीकरण जब करना होता है तो कहीं ना कहीं ओवैसी मैदान में कूद पड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो इनका राज्य है वहाँ है, वो हैदराबाद, वहाँ पर सिर्फ 7 सीटें लड़ाते हैं पूरे राज्य में।
और उसके अलावा वहाँ जाते हैं कहाँ पर, बिहार में, तो 80 सीट लड़ाते हैं, और अभी यूपी आए तो 100 सीट लड़ाते हैं। ये सिर्फ वहाँ जाते हैं हराने के लिए, इनको कोई जीतना नहीं है, ना इनका मकसद है। ना हराना किसको है? कांग्रेस को, सपा को, किसको हराना? कांग्रेस और सपा, कांग्रेस और सपा को हराना चाहते हैं। मतलब आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं ओवैसी? जहाँ एक तरफ मुस्लिमों पर आजम खान जैसे आदमी जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, इतने काम करा, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने 107 केस लगा दिए, और ओवैसी पर एक हमला हुआ तो उसको जेट सिक्योरिटी देने के लिए विनती कौन कर रहा है? अमित शाह। इतनी फिक्र भाई, इतनी फिक्र तो आदमी अपने भाई की करता है। तो कहीं ना इस बात से आप भी हमारी सहमत हैं कि बिल्कुल सहमत है भाई, इतनी फिक्र उनको कि वो विनती कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी ले लो। हो जाएंगे इस बार, जैसे गुजरात में कामयाब हो गए थे, जैसे बिहार में कामयाब हो गए थे, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में भी कामयाब हो जाएंगे ओवैसी वोटों का ध्रुवीकरण करने में और हिंदुओं को एक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटिंग करने के लिए? आपको लगता है? नहीं मैडम, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। वहाँ का मुस्लिम समाज उसी को वोट डालेगा जो जीतता हुआ उसे दिखेगा, वो अपना वोट खराब नहीं। हम ये बार बार आपसे अलीम जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश में, तो आप इसे अदर वे मत लीजिएगा कि बार बार घूम फिर के हम मुस्लिमों पर ही क्यों आ जा रहे हैं और घूम फिर के हम बार बार जो है उत्तर प्रदेश में क्यों पहुंच जाते हैं। मैं अभी 4 दिन तक अजमेर में था, उर्स थे वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग आते हैं, और मैं वहाँ चेयरमैन रहा तो सबसे मेल मुलाकात हमसे करने ही आते हैं। तो वहाँ लगभग लोगों से बात हुई तो सभी का ये कहना है कि इस बार योगी जी से लोग, वहाँ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी सब बहुत त्रस्त हैं। गाँवों में जहाँ पर भी इनके विधायकों के उम्मीदवार जा रहे हैं उनको लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, और सब एकजुट होकर इनके खिलाफ, जो भी जहाँ समाजवादी का उम्मीदवार मजबूत होगा उसे वोट डालेंगे, जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा होगा उसे वोट डालेगा, मुस्लिम समाज वोट उसी को डालेगा जिसने काम किया है। मतलब कहीं ना कहीं आप यही कहना चाहते हैं कि जिसने काम किया है जीत उसी की होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न के साथ इस पूरी चर्चा को विराम लगाएंगे। 3 तलाक पर कैसे देखते हैं अलीम साहब? मैडम, मुस्लिम समाज के लिए जीने के लिए हमारा कुरान है, और जहाँ हमारा कुरान जो बोलता है सिर्फ वही हमारे लिए सही है। 3 तलाक सिर्फ मोदी जी का अपना एक एजेंडा था, और उनको मुस्लिम महिलाओं की कितनी फ़िक्र है या आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर अभी उन्हें इतनी फ़िक्र होती तो जो भारत की बेटी के साथ 200 लोगों ने, पर अलीम साहब वो ज़रूरत भी तो नज़र आती थी कि केवल महज फ़ोन घुमाया और कह दिया कि तलाक तलाक तलाक। मैडम, ऐसे 3 तलाक कितने होते हैं इस टाइप के तलाक? ऐसे केवल लेटर जारी कर दिया जाता है, तलाक तलाक, मैसेज कर दिया जाता है तलाक तलाक। तो आपको नहीं लगता था कि ये ज़रूरी भी था कि कोई कानून बन जाए, एक नियंत्रण हो जाए कि ये जो बोलते हैं ना 3 तलाक, ये 3 तलाक होता कहाँ है मैडम? मुझे तो अभी तक मेरी पूरी उम्र में कभी ऐसा 3 तलाक सुनने में नहीं आया। ये तो कहीं सोशल मीडिया पे पता चलता है कि उन्होंने फ़ोन पे तलाक दे दिया, उसने हम तो मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं, 25 साल से काउंसलर भी हैं, अजमेर में चेयरमैन रहा। मुझे तो इस टाइप के प्रकरण कोई आते नहीं कि मेरे पति ने उठाया और मुझे 3 तलाक बोल दिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया और ये जो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो संगठन है उनके फैलाई हुई एक भ्रांति है। अलीम साहब, आप दिग्विजय सिंह के एकदम कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाती है तो तुरंत जहन में आ जाता है कि विवादित बयानों का एक पुलिंदा जो है वो दिग्विजय सिंह है। आप बोलते नहीं है कि साहब आप बयान देते हैं उधर और यहाँ जो है आपके लिए एक एंटी माहौल तैयार होता जा रहा है। कई लोग आप ही के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब तो दिग्विजय सिंह को अभिशाप मानने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह ना ही बोले तो बहुत अच्छा है। दिग्विजय सिंह जी सच बोलते हैं जी। उन्होंने आज तक जो भी बातें बोली हैं, उन्होंने चाहे मोदी जी की पत्नी के बारे में बोला हो या किसी भी, चाहे करकरे जी के मामले में बोला हो, जो भी बातें दिग्विजय सिंह जी ने बोली वो सब सच साबित होती हैं, और वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। तो ये जो संगठन है ये इनके खिलाफ भ्रांति। दिग्विजय सिंह जो है ना, ऐसा लगता है जैसे आपने ओवैसी के लिए बोला कि बी टीम में, कई बार ऐसा भी समझ में आता है कि दिग्विजय सिंह भी काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो बयान देते हैं और ऐसे समय पर बयान देते हैं जब बीजेपी को सख्त जरूरत होती है उस प्रकार के बयानों की, और फायदा जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नजर आता है कि फायदा हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या किसी के भी मामले में जब भी बोलते हैं, चाहे प्रदेश की सरकार, तथ्यात्मक बोलते हैं, और जब कोई तथ्यात्मक या सच बोलता है तो सबको कड़वा लगता है। तो दिग्विजय सिंह जी इसलिए कड़वे लगते हैं। कड़वापन जो है वो समय देख करके बोलना चाहिए। कई बार तो गलत समय पर एंट्री मार लेते हैं दिग्विजय सिंह जी, ऐसा एक बार नहीं 100 मरतबा हुआ है।
नहीं नहीं, आप ये सोचना गलत है। हमारी थी विशेष चर्चा जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी हाँ शेख अलीम जी से। मुझे दे दीजिए इजाजत, बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।